गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में एक चैप्टर पोलराइजेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। पोलराइजेशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सिंपल फार्मूले पर हैं, आपके बुक में दिए हैं, उनको आप तुरंत लगा लीजिए और उसमें यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम न्यूमेरिकल आपका बता देंगे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल तुरंत लगा लिया कीजिए। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2, हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुल 4 हेडिंग है, जिसमें से एक जरूर बोर्ड में आता है, हर साल लगभग देखा गया है, इसलिए ध्यान से देखिए। और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एक बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से सेलेक्ट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग समझिए, वेव फ्रंट क्या है। तो पहली हेडिंग लिख लें, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है इसे समझें। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब किसी मीडियम में हम वेव प्रोड्यूस करते हैं तो मीडियम का हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कमरे में खड़े हैं और जब कमरे में हम बोलते हैं तो इस कमरे में जितने भी एयर पार्टिकल हैं सब के सब वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके ही अपनी एनर्जी एक दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करके पूरे कमरे में वेव को फैला देते हैं। तो मान लीजिए किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस की जा रही है और उस मीडियम में वेव प्रोड्यूस की जा रही है, तो मीडियम का सारा पार्टिकल वाइब्रेट कर ही रहा होगा। तो जिस समय मीडियम के सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हों, उस समय आप मीडियम में एक ऐसा सरफेस ड्रा करो या एक ऐसे सरफेस की कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि उस सरफेस पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल हों सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों। तो ऐसे सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा कि किसी मीडियम में ड्रा किया गया वो सरफेस जिस पर रहने वाला हर पार्टिकल यदि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। यानी मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, यदि उसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसके सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उस समय आप मीडियम में एक सरफेस की कल्पना करो, ऐसा कि उस सरफेस पर मीडियम के जितने पार्टिकल हों सब यदि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, तो ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सरफेस ड्रॉन इन ए मीडियम सच दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लाइज ऑन सरफेस आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे हेडिंग की तरफ, शेप ऑफ वेव फ्रंट। देखिए, वेव फ्रंट के शेप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। वेव फ्रंट 3 शेप का होता है। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट या प्लेनर वेव फ्रंट। तो कब वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होता है, कब वेव फ्रंट का शेप सिलिंड्रिकल होता है, और कब वेव फ्रंट का शेप प्लेनर होता है, ये 3 जान लें। कई बार वेव फ्रंट खींचने को भी आता है। तो जब कोई पॉइंट सोर्स किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस कर रहा हो, तो पॉइंट सोर्स के ड्यू टू यदि आप वेव फ्रंट ड्रा करोगे तो वह स्फेरिकल ही होगा। तो यानी इसमें लिख लीजिएगा कि द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज स्फेरिकल। यानी बिंदु स्रोत के कारण वेव फ्रंट की हिंदी होती है तरंगाग्र। तो बिंदु स्रोत के कारण तरंगाग्र का स्वरूप गोलीय होता है, यानी
पॉइंट सोर्स यदि कहीं वेव पैदा कर रहा है तो उसके अराउंड यदि वेव फ्रंट खींचना हो तो वो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। ये 3 वेव फ्रंट हमने खींचे, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट खींच सकते हो। और ये जो बना रहे हैं हम, ये सोर्स से निकलने वाली वेव है। ये वेव हो गई ये, और ये वेव फ्रंट हो गया स्फेरिकल। तो आपसे पूछा जाए कि वेव फ्रंट स्फेरिकल कब होता है तो बता दीजिए कि पॉइंट सोर्स के ड्यू टू जब भी वेव फ्रंट खींचा जाएगा तो वो स्फेरिकल ही होगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है? द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू लीनियर सोर्स, रेखीय स्रोत के कारण वेव फ्रंट का शेप हमेशा सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट यानी द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू लीनियर सोर्स इज सिलिंड्रिकल। और तीसरा हमने बताया प्लेनर वेव फ्रंट। तो यदि कहीं पॉइंट सोर्स है लेकिन पॉइंट सोर्स फार डिस्टेंस पर है यानी इन्फिनिटी पर है, तो उसके ड्यू टू वेव फ्रंट का शेप प्लेनर होगा। ये वेव फ्रंट है, इसका शेप प्लेनर है। देखिए ये तो हम जो एरो से बना रहे हैं ये तो वेव है, एरो वाली वेव है, और ये वेव फ्रंट है। ये दोनों जो प्लेनर खींचे हैं ये वेव फ्रंट है। यानी द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज स्फेरिकल, द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू लीनियर सोर्स इज सिलिंड्रिकल, एंड द शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी, यदि पॉइंट सोर्स आपसे फाइनाइट डिस्टेंस पर है तब उसके अराउंड वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, और यदि पॉइंट सोर्स आपसे इंफिनिटी डिस्टेंस पर है तब उसके ड्यू टू वेव फ्रंट प्लेनर होगा। एक चीज जान लीजिए कि यदि कोई पॉइंट सोर्स वेव पैदा कर रहा है तो उससे निकलने वाली वेव रेडियल होंगी। देखिए रेडियल होंगी, ये सारी वेव रेडियल है। और यदि यही पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पर है तो उससे निकलने वाली सारी वेव पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें 2 बात विशेष तौर पे याद रखना कि जब वेव रेडियल हो यानी सब किसी पॉइंट से होकर जा रही हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल खींचा जाएगा, और जब कहीं वेव आपको पैरेलल दिखाई गई हो वहां वेव फ्रंट खींचना हो तो प्लेनर होगा। तो इस तरह से 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर। ठीक है ना? इन तीनों को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कुछ आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, तो आप कैसे ड्रा करेंगे इसको देखिए। जैसे मान लो आपको लेंस दे दिया गया, कॉन्वेक्स, और इस पर पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की गई। तो आप जानते हो कि जब लेंस पर पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद सब मिल जाएंगी एक जगह। यदि आपको हमने कॉनकेव लेंस दे दिया और इस पर पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सब डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी इनको पीछे बढ़ाने पर किसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, अब यहां पर वेव फ्रंट खींचना हो इंसिडेंट रे के लिए, तो चूंकि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो हमने बताया था कि जब वेव पैरेलल होंगी तो वेव फ्रंट प्लेनर होगा, यानी यहां पर प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे भी खींच दीजिए। अब रिफ्रैक्टेड रे के लिए वेव फ्रंट खींचना हो तो चूंकि रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं तो हमने बताया था कि जब बहुत सारी लाइनें एक पॉइंट पर मिल जाएं या एक पॉइंट से निकलें तो वो रेडियल लाइन कही जाती हैं, और जब वेव रेडियल होगी तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। उसी तरह से यहाँ पैरेलल है तो प्लेनर हो गया, और ये सारी लग रहा है देखिए यहाँ से होकर निकल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए इनका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। तो 2 बात याद रखिएगा कि जहां भी वेव पैरेलल दिखाई गई हो वेव फ्रंट प्लेनर ड्रा कर लेना, और जहां पे वेव रेडियल दिखाई गई हो वेव फ्रंट स्फेरिकल ड्रा कर लेना। तो इस तरह से इसका तो कम चर्चा आता है, तो ज़्यादातर आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेनर वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि कब वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, कब सिलिंड्रिकल होगा, कब प्लेनर होगा। और दूसरी चीज़, जब वेव रेडियल हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल, जब वेव पैरेलल हो तो वेव फ्रंट प्लेनर होता है।
तो ये 3 चीज़ हो गई, और ये कुछ एग्जाम्पल दे दिया हमने वेव फ्रंट ड्रा करने के लिए। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि वेव्स, ये जो वेव खींची गई हैं एरो से, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ भी देखिए प्लेन वेव फ्रंट है और ये वेव है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिख लेना कि वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए कहीं वेव फ्रंट पहले से खींचा हुआ है और आपको वेव खींचने को दे दिया जाए तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, वेव हो जाएगा। अगली चीज लिख लीजिएगा कि टू वेव फ्रंट्स आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे एक वेव फ्रंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो चाहे जितने भी वेव फ्रंट खींचिए, सब खींचते चले जाइए, कभी भी 2 वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये 2 एडिशनल बात मेंशन कर लीजिएगा कि वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, और दूसरी चीज मेंशन कर लीजिएगा कि 2 वेव फ्रंट्स आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक, तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन बताया, 3 तरह के वेव फ्रंट बताया, कब कैसी वेव हो तो वेव फ्रंट कैसा होता है, किस कंडीशन में वेव फ्रंट कैसे खींचते हैं, उस पर 2 एग्जाम्पल भी मैंने बताया और 2 एक्सेस पॉइंट बताया। ये सारा पॉइंट वाइज अपने नोट में मेंशन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमने बताया था इस चैप्टर में 4 हेडिंग है, जिसमें से एक हेडिंग वेव फ्रंट से रिलेटेड था, और वेव फ्रंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बोर्ड में इतने में से कुछ पूछा जा सकता है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। अब अगला हेडिंग देखिए, अगला हेडिंग लिखिए हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट हाइगेन्स ने वेव्स के प्रोपगेशन से रिलेटेड एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पेश किया, या यूं कह सकते हो कि हाइगेन्स प्रपोज्ड ए ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन ऑफ वेव बेस्ड ऑन सेकेंडरी वेवलेट थियरी कॉल्ड हाइगेन्स प्रिंसिपल। यानी हाइगेन्स ने वेव के प्रोपगेशन से रिलेटेड एक ज्योमेट्रिकल थियरी पेश की, सेकेंडरी वेवलेट थियरी पेश की, जिसको हम हाइगेन्स प्रिंसिपल कहते हैं। हाइगेन्स प्रिंसिपल की जो मेन बातें हैं उनको समझिए। हाइगेन्स ने यह बताया, पहला पॉइंट, कि यदि कोई सोर्स किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस कर रहा है और आपने उस मीडियम में एक वेव फ्रंट खींचा है, मान लीजिए एक ए बी वेव फ्रंट है, या यदि आप सोर्स से बहुत दूर जाते हैं, हमने बताया, तो आपका वेव फ्रंट प्लेनर हो जाएगा। जब आप सोर्स के पास रहेंगे तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, और सोर्स से फार डिस्टेंस पर जाएंगे तो वेव फ्रंट प्लेनर हो जाएगा। और ये जो खींचा गया ये वेव है, तो चूंकि ये सोर्स यदि हम पॉइंट ले लेते हैं तो इससे निकलने वाली वेव रेडियल होंगी, ऐसे वेव भी दिखा दीजिए। तो ये स्फेरिकल वाला वेव फ्रंट है और ये एरो वाले वेव्स हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मीडियम में आपने किसी समय एक वेव फ्रंट खींचा, तो किसी टाइम पर यदि आप कोई वेव फ्रंट खींचते हो तो इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो हाइगेन्स ने अपने पहले पॉइंट में पहली बात ये बताई कि यदि किसी मीडियम में कोई सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है और आपने उस मीडियम में यदि कोई वेव फ्रंट खींचा है, तो इस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सब मीडियम के पार्टिकल हैं जो हम बना रहे हैं ऐसे पॉइंट डॉट 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 करके। तो हाइगेन्स ने बताया कि यदि किसी मीडियम में आपने कोई वेव फ्रंट खींचा है तो उस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में तो वाइब्रेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि किसी मीडियम में ड्रा किया गया वो सरफेस जिस पर रहने वाला हर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता है, तो उस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। यानी किसी सरफेस को आप वेव फ्रंट तभी कह सकते हो जब उस पर रहने वाला हर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो। तो यदि मैं कह रहा हूं कि ये वेव फ्रंट है, तो ये गारंटी है कि इस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने पार्टिकल हैं सबके सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये गारंटी है। तो हाइगेन्स ने बताया
कि यदि किसी मीडियम में आपने कोई वेव फ्रंट खींचा तो उस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में तो वाइब्रेट करते ही हैं, साथ ही साथ ये सारे के सारे पार्टिकल एक वेव सोर्स जैसा व्यवहार करते हैं, एक फ्रेश वेव सोर्स जैसा व्यवहार करते हैं और अपने अंदर से नई वेव्स निकालते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, जो चारों तरफ चलती हैं। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड वही होती है जो मेन सोर्स से निकलने वाले वेव की होती है। जैसे मेन सोर्स से यदि वेव जो निकल रहा है उसकी स्पीड भी है, तो ये जितनी सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है इनकी भी स्पीड भी होगी। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, यानी हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अकॉर्डिंग, यदि आपने किसी मीडियम में कोई वेव फ्रंट खींचा है तो उस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं और ये सारे के सारे पार्टिकल एक फ्रेश वेव सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, एक फ्रेश वेव सोर्स जैसा व्यवहार करते हैं। और आप जानते हो वेव सोर्स माने वेव पैदा करने वाला। तो जब ये सारे पार्टिकल एक फ्रेश वेव सोर्स जैसा बिहेव करते हैं तो अपने अंदर से ये नई वेव पैदा करते हैं जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स यानी इनको हिंदी में द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रही हैं इन पार्टिकल से, वो एक तरफ नहीं चारों तरफ निकलती हैं और उसी स्पीड से आगे बढ़ती हैं जिस स्पीड से मेन सोर्स से निकलने वाला वेव आगे बढ़ता है। ठीक, दूसरी चीज हाइगेंस ने बताई, सेकेंड पॉइंट, कि आपने किसी टाइम पर कोई वेव फ्रंट खींचा। अब इस वेव फ्रंट के खींचने के टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी, क्योंकि जब किसी मीडियम में हम वेव पैदा करते हैं तो वेव कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ती है और जो वेव फ्रंट खींचा जाता है वो भी लगातार आगे की तरफ बढ़ता है, यानी वेव फ्रंट की भी पोजीशन लगातार चेंज होती है। तो हाइगेंस ने ये बताया कि यदि मान लीजिए किसी मीडियम में आपने किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट खींचा ए बी, तो टी सेकेंड बाद इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी, यदि ये जानना है तो आप ये देखिए कि इन पार्टिकल से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी सेकेंड में कितना दूर जाती हैं। तो मान लीजिए सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड v है तो टी सेकेंड में ये vt डिस्टेंस जाएंगी। तो ये सेकेंडरी वेवलेट टी सेकेंड में जितना दूर जाएंगी, मान लीजिए vt डिस्टेंस जा रही हैं, उसी डिस्टेंस को रेडियस और पार्टिकल को सेंटर मान के स्फीयर खींच देते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। मान लीजिए किसी टाइम पर हमने कोई एक वेव फ्रंट खींच दिया। इस वेव फ्रंट के खींचने के टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी यदि आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हाइगेंस ने बताया कि उसका तरीका ये है कि इन पार्टिकल से जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रही हैं वो देखिए टी सेकेंड में कितना दूर जाएंगी। तो यदि वेवलेट की स्पीड v है तो टी सेकेंड में vt डिस्टेंस जाएंगी। उसी vt डिस्टेंस को आप रेडियस मान लीजिए और पार्टिकल को सेंटर मान के स्फीयर खींच दीजिए। इस स्फीयर का जो इन्वेलप होगा यानी टेंजेंट होगा वही टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी। यानी वे पहले जो वेव फ्रंट हमने ए बी खींचा था उसके टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन ए डैश बी डैश हो गई। इधर भी आप इन्वेलप यानी टेंजेंट खींच सकते हो, लेकिन हाइगेंस ने बैकवर्ड डायरेक्शन के इन्वेलप को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए यदि इस वेव फ्रंट का टी सेकेंड बाद पोजीशन बताना हो तो ये नहीं, ये बताया जाएगा, इसीलिए इसको डॉटेड से लिखे हैं। उसी तरह से यहाँ भी टी सेकेंड बाद इस वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी जानना है तो यह जो स्फीयर खींचे हैं इसका टेंजेंट खींच दीजिए। टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की ये नई पोजीशन ये हो जाएगी। बैकवर्ड टेंजेंट को हाइगेंस ने चूंकि एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि ए बी वेव फ्रंट का टी टाइम बाद पोजीशन क्या होगा तो ये होगा, यानी टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट यहाँ चला जाएगा, ये नहीं बताना है। ठीक है ना। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल के 2 पॉइंट्स है, ये हाइगेंस प्रिंसिपल का फिगर है। ठीक है ना। अब अगली हेडिंग लिखिए,
एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए रिफ्लेक्शन को हाइगेन्स ने कैसे एक्सप्लेन किया। मान लीजिए यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ए बी, यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मान लिया कि एक प्लेन वेव फ्रंट तिरछा इस सरफेस पे आ रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट, इस प्लेन वेव फ्रंट का नाम हमने पी क्यू रख दिया। तो जब ये वेव फ्रंट है तो हमने बताया था वेव इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने बताया था कि वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। और ये मान लीजिए यदि नॉर्मल ड्रा करें तो ये वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो आप जानते हो यदि ये आई होगा तो ये भी आई होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये भी 90 है तो ये 90 माइनस आई तो ये आई हो जाएगा। तो मान लिया एक प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऐसे तिरछे इंसिडेंट हो रहा है। वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो वेव फ्रंट का भी आई होगा। हाइगेन्स ने बताया कि जो ही वेव फ्रंट का पॉइंट पी, जैसे वेव फ्रंट को हमने मान लिया एक तरफ पी एक तरफ पी क्यू वेव फ्रंट ऐसे तिरछे आ रहा है, तो जो ही वेव फ्रंट का पॉइंट पी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये पॉइंट एक वेव सोर्स जैसा बिहेव करने लगता है और अपने अंदर से नई वेव प्रोड्यूस करने लगता है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और ये सेकेंडरी वेवलेट उसी स्पीड से चारों तरफ निकलती हैं जिस स्पीड से मेन वेव निकल रहा है। अब इस वेव फ्रंट के इंसिडेंट होने के टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी, यदि जानना है तो ये देखना पड़ेगा कि पी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएंगी। तो यदि पी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट वी स्पीड से चल रही हो तो टी सेकेंड में वीटी डिस्टेंस कवर करेंगी। उसी वीटी डिस्टेंस को रेडियस और पी को सेंटर मानकर एक स्फीयर खींचते हैं, तो ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस वीटी हो गया। अब ये जो स्फीयर है इसका टेंजेंट ही वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, वेव फ्रंट का नई पोजीशन हो गई, यानी ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब जब ये वेव फ्रंट हो गया तो वेव इसके परपेंडिकुलर होगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब यहां नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, तो मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो ये भी आर होगा। उसके बाद हाइगेन्स ने बताया इस पॉइंट को मान लीजिए पी डैश, इसको मान लीजिए क्यू डैश। फिर हाइगेन्स ने बताया कि पी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट जितने देर में पी डैश पर पहुंचती हैं, वेव फ्रंट का पॉइंट क्यू उतने देर में क्यू डैश पर पहुंच जाता है। यानी यहां से वेवलेट के जाने का टाइम और इसके आने का टाइम सेम है, तो जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये भी डिस्टेंस वीटी है, ये भी डिस्टेंस वीटी है। अब यहां पर दो ट्रायंगल बने, दोनों को ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल बन गया पी पी डैश क्यू डैश, पी पी डैश क्यू डैश, और एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू क्यू डैश। इन दोनों ट्रायंगल का ये साइड आपस में कॉमन है। इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, और इस ट्रायंगल का ये भी एंगल 90 है, इसका ये भी एंगल 90 है। यानी इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल इस ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग दो साइड और एक एंगल के इक्वल है। यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरह हाइगेन्स ने अपनी सेकेंडरी वेवलेट थियरी से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया सफलतापूर्वक। अब इसी तरह से यदि आप रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो देखिए रिफ्रैक्शन को कैसे हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया। मान लीजिए यह एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी और इधर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मान लिया कि एक प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू ऐसे तिरछे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आ रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का नाम हमने रख दिया पी क्यू। ऐसे तिरछे आ रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तो जब ये वेव फ्रंट हो गया तो वेव इसके परपेंडिकुलर होगा और यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो हाइगेंस ने बताया, अच्छा मान लीजिए इस फर्स्ट मीडियम में वेव की वेलोसिटी v1 है और सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है। अब हाइगेंस ने बताया कि ज्यों ही प्लेन वेव फ्रंट ऐसे तिरछे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आएगा तो ज्यों ही वेव फ्रंट का पॉइंट पी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये पॉइंट एक वेव सोर्स जैसा बिहेव करेगा और अपने भीतर से नई वेव प्रोड्यूस करेगा जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। इनसे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट चारों तरफ चलेंगी, मीडियम 1 में भी जाएंगी, मीडियम 2 में भी जाएंगी। तो इससे निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट मीडियम 1 में v1 स्पीड से चलेगा, मीडियम 2 में v2 स्पीड से चलेगा। अब वेव फ्रंट के इंसिडेंट होने के t सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि p से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती हैं। तो p से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट v2 स्पीड से चल रही हैं और t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, v2t। अब उस v2t डिस्टेंस को रेडियस और p को सेंटर मानकर एक स्फेयर खींचते हैं, यानी ये हो गया v2t। अब इस स्फेयर का जो टेंजेंट होगा वही वेव फ्रंट की नई पोजीशन हो जाएगी t सेकेंड बाद, यानी ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो जब ये वेव फ्रंट हो गया तो इसको हम p डैश, इसको हम q डैश मान ले रहे हैं। जब ये वेव फ्रंट हो गया तो वेव इसके परपेंडिकुलर होगा। ये रिफ्रैक्टेड वेव है और यहाँ से यदि नॉर्मल खींच दिया जाए तो मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है तो ये भी r होगा। फिर हाइगेंस ने बताया कि जितने देर में p से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट p डैश पर पहुंचती हैं उतने ही देर में वेव फ्रंट का पॉइंट q डैश पर पहुंच जाता है। यानी ये टाइमिंग और ये टाइमिंग सेम है, इसमें स्पीड v2 है, इसमें v1 है, तो ये डिस्टेंस v2t हो गया, ये डिस्टेंस v1t हो गया। अब जरा ट्रायंगल PQQ डैश लीजिए, PQQ डैश, यहां से जरा साइन आई निकालिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया v1t और हाइपोटेनियस हो गया PQ डैश। सेम एज अब आप ट्रायंगल ले लो P डैश Q डैश, ट्रायंगल P डैश Q डैश, यहां से साइन आर निकाल दीजिए। तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी v2t अपॉन हाइपोटेनियस यानी PQ डैश। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर और इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसकी जगह लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इधर है साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1μ2, यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस तरह से हाइगेंस ने अपने सेकेंडरी वेवलेट थियरी के आधार पर सेकेंडरी वेवलेट थियरी से रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चैप्टर में आपके जो 4 हेडिंग हैं उसमें से एक हेडिंग था वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है, दूसरी हेडिंग थी हाइगेंस प्रिंसिपल और तीसरी हेडिंग थी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और चौथी हेडिंग थी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये 4 हेडिंग का चैप्टर है। इस 4 हेडिंग में से एक बोर्ड में ज़्यादातर पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हाइगेंस प्रिंसिपल का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आप लिख लें, चैप्टर नंबर 3, इंटरफेरेंस। सबसे पहले इस चैप्टर में समझा जाए, वेव ऑप्टिक्स का ये तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले समझा जाए कि इंटरफेरेंस होता क्या है। देखिए, जितनी भी वेव हैं वो एक रूल को फॉलो करती हैं। रूल ये है कि मान लीजिए एक वेव ये है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, और एक दूसरी वेव ये है जिसकी इंटेंसिटी I2 है। तो कोई भी दो वेव जब किसी मीडियम में एक साथ चलती हैं, और एक बात और जान लीजिएगा कि जब भी किसी मीडियम में दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ चलेंगी तो सब रास्ते में मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बना लेती हैं। तो कई वेव का आपस में मिलकर रिजल्टेंट वेव बनाना ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहलाता है, तरंगों का अध्यारोपण कहलाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ चलेंगी तो वो अलग अलग नहीं चल सकती, वो सब आपस में मिल जाएंगी और मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं। ये घटना हमेशा होती है। तो कई वेव का मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बनाना ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। कहा जाता है वेव ने सुपरपोज कर लिया। तो मान लीजिए किसी मीडियम में दो वेव एक साथ चल रही हैं, एक की इंटेंसिटी I1 है, एक की I2 है। तो जब ये दोनों सुपरपोज करेंगी और सुपरपोज करके रिजल्टेंट वेव बनाएंगी, ये रिजल्टेंट वेव हो गई। तो इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कहीं भी निकालेंगे आप तो हर जगह दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम के बराबर होगा। ऐसा नियम है कि जब भी किसी मीडियम में दो वेव एक साथ प्रोपगेट होती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हर जगह दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम के बराबर होती है। ऐसा नियम है। लेकिन ऐसा पाया गया कि यदि किसी मीडियम में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, मान लीजिए दो वेव हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी n है, एक की इंटेंसिटी I1 है, एक की इंटेंसिटी I2 है। तो जब किसी मीडियम में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो, ऐसी दो वेव जब किसी मीडियम में एक साथ चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी हर जगह दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम के बराबर नहीं होता। कहीं कहीं रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से भी ज्यादा होती है और कहीं कहीं रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से कम होती है। इसी घटना को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इंटरफेरेंस कहते हैं। वेव पॉइंट्स जहां रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से ज्यादा हुई यानी मैक्सिमम हो गई, उन पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस है उसे कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण। और वेव पॉइंट्स जहां पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से कम होती है यानी मिनिमम होती है, वहां जो इंटरफेरेंस है उसे डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। यदि किसी माध्यम में दो तरंगें जिनकी आवृत्तियां समान हो, आयाम लगभग समान हो, यदि एक साथ संचरित हो रही हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है उस परिणामी तरंग की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं होती है। कहीं कहीं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से ज़्यादा होती है और कहीं कहीं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योग से कम होती है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है
वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसे समपोषी, और जहाँ तीव्रता कम होता है वहाँ विनाशी व्यतिकरण, और इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इंग्लिश में समझ लीजिए कि whenever two waves of equal frequencies and nearly equal amplitudes are propagating together without disturb to each other, then the intensity of resultant wave formed by the superposition of individual waves are not equals to the sum of intensities of individual waves at every point. This redistribution of intensities is called interference. Those points where the intensity of resultant wave is maximum, interference is called constructive, and those points where the intensity of resultant wave is minimum, the interference is called destructive. ठीक है, तो ये रहा इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की परिभाषा। अब अगली हेडिंग लिख लें। ये फिगर नहीं बनना है तो समझाने के लिए बना दिया, ये फिगर नहीं बनेगा। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखिए, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे थॉमस यंग। थॉमस यंग ने एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया, जिसे हम उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम से यंग का द्विस्लिट प्रयोग या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये प्रयोग किया किस लिए? प्रकाश तरंग है, यह बात थियोरेटिकली साबित थी। थियोरेटिकली कई तरह से यह प्रूफ था कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक लाइट, एक वेव है। लेकिन थॉमस यंग दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव है, यानी लाइट का में वेव नेचर है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। यानी थॉमस यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट with help of a very famous experiment, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी थॉमस यंग दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों द्वारा ये पहली बार दुनिया को साबित करके बताया कि प्रकाश एक तरंग है। और जिस प्रयोग से उन्होंने ये बात साबित की उसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।